गुड आफ्टरनून। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे। भगवान का नाम ना लेते रहा करो, दिन अच्छा गुजरता है। मुझे रोज मिला, देखा होगा ना सबने। जेलिस नहीं फील करने का, मुझे मिला, मैं दूंगी नहीं, घर जाएगा ये मेरे साथ। चले, तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही है? वजह पता है क्या वजह है? रोज मिला है मुझे, ये वजह है। हाँ नहीं तो मतलब, हाँ। इको का हाईएस्ट पता है कितना गया? कहाँ से आई आवाज़ 97 की? नहीं बच्चे, देखो ये है, ये है। हाँ, एक नंबर कट गया, बताओ। पूछा नहीं वैसे मैंने उससे कि वो छोड़ के आया है या नेगेटिव मार्किंग हुई है। एनी हाउ रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा आया है। मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, दोनों में 99 हाईएस्ट गया है। तो आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, और जिनके 99 आए थे वो बाहर थे भी, आप लोग ने देखा होगा, वो अभी आए भी हुए थे, इंटर की क्लास उन्होंने ली है। रिज़ल्ट वाकई हमारा बहुत अच्छा है, और अभी 99 से ज़्यादा कोई क्लेम कर भी नहीं रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही होंगे, 100 ऑन 100 तो अभी तक सुनने में आया नहीं है। ऑलमोस्ट 33 या 35 स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस आए हैं। आपने मैसेज देखा होगा, है ना, आपके पास आया होगा। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? ऑनलाइन गुड आफ्टरनून बच्चे। तो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? रिज़ल्ट तो आप सबने देख लिया है, मैसेज आप सबके पास आया है। सिर्फ एक रीज़न कि जैसा हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप यकीन माने नेक्स्ट नाम आपका भी होगा उस लिस्ट में। सीए जर्नी इतनी मुश्किल है नहीं जितना हम लोगों की बातों में आके या अपने डर को आगे और इंक्रीज़ करके हम अपने लिए अपनी जर्नी खुद मुश्किल कर लेते हैं। फोकस्ड रहें, काम रहें, जैसा टीचर्स आपसे, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स जैसा करने को कह रहे हैं आप वैसा करें। और इकोनॉमिक्स वाकई स्कोरिंग है, एग्रीगेट बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेपर इजी आता है, नहीं। पेपर सीए का है, एक अच्छे लेवल का आता है। तैयारी बस क्योंकि हम इतनी ज़्यादा करवा देते हैं, हमें पता है कि इंस्टीट्यूट ये सवाल कभी नहीं पूछेगा, बहुत मुश्किल सवाल है, बट स्टिल मेरे एग्ज़ाम में, टेस्ट में आपको वो दिखेगा। आपको लगेगा टॉपिक ही नहीं किया था, ये तो है ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स है, क्लास में कभी करवाया ही नहीं। सब करवाया हुआ है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी हो जाती है, वर्ड्स हम ऐसे यूज़ कर देते हैं, ग्राफ बना के दे देंगे, देखेंगे, अभी तो आज आपकी सेकंड क्लास है, आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। अगर हम तैयारी सिर्फ उतनी करवाएंगे ना जितना इंस्टीट्यूट पूछता है, और किसी वजह से उसने मुश्किल पूछ लिया, क्योंकि ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीआई, वो कब क्या कर जाए, कैसे खेल जाए, वी नेवर नो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट सिचुएशंस, और वो तभी प्रिपेयर आप कर पाएंगे जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करोगे। बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के लिए, कल समझा चुकी हूँ मैं आपको ये बात। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज, किसी की लैंग्वेज से सवाल नहीं आएगा, ना ही आपको लिखने का मौका मिलेगा वहाँ पर कि आपने समझा, मैंने समझाया, आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो ना करते आधा नंबर तो आ ही जाएगा, नहीं। 4 ऑप्शन, या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, और वो एग्जैक्टली एज इट इज़ लाइंस बुक से आती हैं। इसलिए जितना हम क्लास में कर रहे हैं सिर्फ उतना आप घर पे जाके प्लेन रीडिंग कीजिए, जैसा आप बस इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, काइंड ऑफ दैट प्लेन सिंपल रीडिंग, ज़्यादा घुसना नहीं है अक्षरों में, वो तो हम आपको समझाएंगे ही। अभी मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कल घर पे जाके किसने इकोनॉमिक्स रिवाइज किया? और जिन्होंने नहीं किया ना, आप यकीन माने आप आगे कर भी नहीं पाएंगे। आप अगर अभी से अपने चीज़ों को लेके सीरियस नहीं है, अभी लग रहा होगा आज हुआ ही क्या है, थोड़ा सा ही तो हुआ था, इजी तो था, समझ तो लिया था, बाद में कर लेंगे, बेटा बात कभी नहीं आएगी, बाद कभी भी नहीं आएगी। 159 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स आए हैं, 300 बच्चे हैं जिनके 70 प्लस आए हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट ओनली। सो नो डाउट रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है, आपका भी आएगा, पर वो आएगा तभी जब मेहनत हम दोनों की तरफ से होगी।
ना मेहनत में हम कमी करेंगे। आप मुझसे पढ़ने आए हैं, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। आप मेरे बच्चों की तरह हैं। आप मुझ में अपनी दोस्त समझें, आप मुझे अपनी बहन, अपनी माँ का दर्जा दें, अपनी टीचर का दर्जा दें। आपके लिए हम यहाँ हर समय हमेशा बैठे हैं, पर मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं बहुत फ़न लविंग तरीके से क्लासेस को चलाने की कोशिश करती हूँ, और ये चीज़ थोड़ी सी कल आपने महसूस भी की होगी। मुझे पता है कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होने वाली हैं, टिपिकल होने वाली हैं, कहाँ पे बच्चा बोर होने वाला है, कौन सा टॉपिक सुस्त करने वाला है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक माहौल वो बना रहे। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। दोनों तरफ से होती हैं चीज़ें, तभी रिश्ते टिक पाते हैं। अभी मैं बोलती रहूँगी, आप लोग सिर्फ सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे, देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो बेटा नहीं देख पाओगे। वो इतना बफर इकट्ठा हो जाता है, इतना पाइलअप हो जाता है स्टॉक, वो नहीं संभलने में आता है। काइंडली साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आई गारंटी यू आपको कोई नहीं रोक सकता ईको में पास ना होने से। आप पास हैं और बहुत अच्छे नंबर से पास हैं। सिर्फ करना उतना है, जो मैं आपसे कह रही हूँ उतना घर पे जाके रिवाइज कर लें। 2 वॉल्यूम्स हैं, अच्छी खासी मोटी मोटी बुक्स हैं, एक सवाल क्लास में करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगी बेटा ये 10 सवाल कर लेना, पीछे आंसर दिया चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नहीं, एक सवाल हम क्लास में करते आए हैं अपने हर एक बैच में। एक सवाल हम आपके साथ भी करेंगे, आगे आने वाले हर बैच में करेंगे। मुझे टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है कि फटाफट से भगाना है कोर्स, नहीं। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे रोक दें बीच में। आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, आप हमें कन्वे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बस जितने भी सवाल होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली आई विल गिव यू होमवर्क कि घर से ट्राई करके आना, बट नेक्स्ट डे हम पक्का उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया मैंने आपके भरोसे कि हाँ ठीक है पीछे आंसर है, चेक कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मैसेज कर देना, पूछ लेना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। फटाफट से कल का रिवाइज करेंगे। कोई भी एक बच्चा जो मुझे कल का रिवाइज करवा पाए। आई लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ड में आपको आंसर देने हैं, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ माइक को पकड़ना, आप गलत बोलेंगे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक तो मुझे ही करना है ना, आप लोग बच्चे, आप गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये नहीं सोचना कि बिल्कुल सटीक सही आंसर होगा तभी बात बनेगी, नहीं। आप गलत दें, जितना मर्जी गलत बोले, सही मैं करूँगी, पर माइक को पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बताएं जी कौन आंसर करने वाले हैं आज। मत डरो, कुछ नहीं होने वाला जी। किसी को भी दे दीजिए भैया। चलें तो पहले तो इनके लिए तालियां, क्योंकि ये माइक पकड़ने की हिम्मत रखना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। ये माइक फियर बहुत गंदा फियर है। कोशिश करें कि यहाँ पर वो फियर को ख़त्म कर लें। चलें जल्दी बताएं बच्चे, कौन सा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। जल्दी से मुझे बताओ, किसी भी चीज़ की डिमांड क्रिएट करवाने के लिए कितने हर्डल्स क्रॉस करने हैं? 4। कौन से? पहला डिजायर। सबसे पहले हमें डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, चाहत, तमन्ना, ये सारी चीजें जो है वो जागनी चाहिए। नेक्स्ट बताएंगे रिसोर्स। अभी हमें पता है कि इस पेन को खरीदने की मेरी इच्छा तो है, पर परचेजिंग पावर, पैसा, रिसोर्सेज, एबिलिटी, मीन्स टू परचेज हमारे पास होने चाहिए। फिर विलिंगनेस। पैसा है जेब में पर पैसा मैं खर्च ही नहीं करना चाहती, तो डिमांड कहाँ से क्रिएट हो जाएगी? और उसके बाद टाइम पीरियड, और उसमें किस प्राइस पर वो चीज़ अवेलेबल हो रही है। जल्दी से मुझे बताओ, डिमांड स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉन्टिन्यूस परचेजेस की हम बात करते हैं, आइसोलेटेड परचेजेस की, सिंगल परचेजेस की हम जनरली यूजुअली बात हम नहीं करते हैं। फिर हमने कहा था डिटर्मिनेंट्स, यानी कि फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। अब जब मैं अक्षर डिमांड बोलूँगी, हम मान के चल रहे हैं कि ये चारों हर्डल्स हमने क्रॉस कर लिए हैं, तभी हम डिमांड तक पहुँचे हैं। हमने पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा डिटर्मिनेंट किया था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने किए, कौन सा था उसमें पहला? उसमें पहला प्राइस। परफेक्ट। जल्दी से मुझे बताएंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो रिश्ता उल्टा, इनवर्स रिश्ता। किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था उधर से, उधर दीजिएगा माइक, और इनके लिए एक बार फिर से तालियां। चलो
बहुत ही बढ़िया, ये कॉमन हो गई। हाँ, ताली आपके लिए भी हो गई। चलो, नाम बताओ। आरना। आरना, जल्दी से बताएं बच्चे, रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के? 2 टाइप्स। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का दूसरा नाम? कंपीटिंग। कॉम्पीटिंग गुड्स। जल्दी से बताओ, जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ वो कहाँ पे क्लासीफाई होगा? इंक एंड पेन। कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। कॉम्प्लीमेंट्री। द थिंग इज, मुझे आप तक वो माइक का फियर हटवाना है और कुछ बात नहीं है, ये तो मैं खुद भी बोल सकती हूँ ना रिवाइज करवाने का। तो सिर्फ जवाब दो, सही गलत वो छोड़ो। नेक्स्ट बताएंगे, टी एंड शुगर। कॉम्प्लीमेंट्री। टी एंड कॉफी। एक सेकेंड, टी एंड कॉफी, आई थॉट टी एंड शुगर। हाँ, सब्स्टिट्यूट। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट हो गए। अच्छा, जल्दी से बताओ, अगर टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर टी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यही बात थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, डिमांड और प्राइस जो दो प्रोडक्ट है, उल्टा रिश्ता, सब्स्टिट्यूट में सीधा रिश्ता। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर जो हमने किया था, इनकम के बेस पे कौन से दो गुड्स की बात करेंगे? नॉर्मल और इन्फीरियर। अच्छा, जल्दी से बताओ, जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इज इट करेक्ट और नॉट? जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा होगी, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा होगी। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जब मैंने नॉर्मल गुड की बात की तो फैक्टर तो इनकम को कंसिडर करना था, प्राइस को तो देखना ही नहीं है हमें। ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है, साथ साथ डिमांड भी किसी प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो वो कौन सा गुड होगा? नॉर्मल होगा। और अगर इनकम कम होते होते किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, वो कौन सा होगा? वो इन्फीरियर होगा, क्योंकि कम इनकम मुझे अफोर्डेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है कि मैं ज़्यादा अच्छा कोई गुड खरीदूं, तो मैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दूंगी। बस इतना ही हमने कल की क्लास में किया था। बहुत ही बढ़िया। आइएगा आगे की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान फिर से बिल्कुल यहाँ पर, कमिंग संडे होपफुली टेस्ट हम रखेंगे, तो प्लीज साथ के साथ पढ़ते रहिए। चलेंगे फिर मेरे लाल, एक अलग कैटेगरी आती है गुड्स की, जिसको हम बोलते हैं नेसेसिटीज या असेंशियल गुड्स। इससे पहले एक चीज का ध्यान, वो कौन सी बात? ये जो मेरे लाल चैप्टर डिमांड हम कर रहे हैं, ये जल्दी से बताओ, ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा या सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा? ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत डाउट क्रिएट होगा, अभी नहीं, कब? जब हम सप्लाई चैप्टर करेंगे। मैम क्या बोलो जी? मैम प्राइस बढ़ा ना? बढ़ा तो मैम डिमांड तो कम होनी चाहिए ना? मैंने कहा हाँ, हो गई। तो मैम प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ते प्राइस पे सप्लाई भी तो बढ़ेगी। तो मेरे लाल, इकोनॉमिक्स की सबसे पहली अजम्पशन यही है कि जब डिमांड पढ़ रहे हो तो सिर्फ डिमांड पढ़ रहे हो, सप्लाई को कांस्टेंट मानोगे, चेंज करना ही नहीं है। और अगर आप डिमांड पढ़ रहे हो तो सप्लाई कांस्टेंट है, जब सप्लाई पढ़ रहे हो डिमांड कांस्टेंट है, एक दूसरे के साथ इसको मिलाना नहीं है। ये डाउट आएगा जब हम सप्लाई चैप्टर करेंगे। मैम प्राइस कम हुआ? हाँ जी हुआ। मैम डिमांड तो बढ़ जाएगी? मैं हाँ बढ़ जाएगी। पर मैम कम प्राइस पे कोई सप्लायर सप्लाई क्यों करेगा? उसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो बेटा जी, अगर डिमांड पढ़ रहे हैं तो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई को बीच में नहीं लाना। सप्लाई पढ़ रहे हैं तो डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड को बीच में नहीं लाना। दोनों इंडिविजुअल लेवल पर चलेंगे, ये अजम्पशन है। जहां आपने इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करी, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ोगे, सब कुछ बेसलेस है, सब कुछ बेसलेस है। हर एक चीज इकोनॉमिक्स की अजम्पशन बेस्ड है। आई विल जस्ट गिव यू अ बेस। अब जिसका जैसा बिजनेस
उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। आप लोग इंटर में टैक्स पढ़ रहे हो या अभी अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस देखते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हो, क्या वो एज इट इज आप क्लाइंट पर जब आर्टिकलशिप करोगे या अपनी फर्म खोलोगे एज इट इज चिपका दोगे? नहीं, उस समय जो सिनेरियो होगा उस हिसाब से उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको बेस दे रहे हैं कि प्राइस और डिमांड का रिश्ता ऐसा, सप्लाई का ऐसा, प्रोडक्शन ऐसे होती है, कॉस्ट ऐसे होती है, पर हर एक चैप्टर अपने इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है, उसको क्लब नहीं करना है। मैम प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, बढ़ते हुए प्राइस पे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, अब क्या करें? नहीं मैम, प्राइस ज़्यादा है, वहाँ से सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, पर बढ़ते हुए प्राइस पे तो डिमांड लोग करेंगे ही नहीं, तो सप्लाई बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अगर प्राइस के साथ डिमांड का रिश्ता देख रहे हो तो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई का रिश्ता देख रहे हो डिमांड कांस्टेंट है। इज इट ओके? ओके। आगे मेरे लाल आता है इनकम के बेस पे जो कैटेगराइजेशन होता है वो बेसिकली तो दो ही होते हैं, नॉर्मल और इन्फीरियर, जो हमने कल की क्लास में निपटा दिया था। कुछ अलग चीज़ें होती हैं जैसे कि नेसेसिटी गुड्स, जिनको हम असेंशियल गुड्स भी बोलते हैं। ये वो वाले गुड्स, वो वाली वस्तुएं, वो वाली चीज़ें जिनका इनकम पर, इनकम चेंज होने का इनके ऊपर असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल, लेट्स सपोज डोलो 650 सुबह शाम उसने मुझे प्रिस्क्राइब की, ठीक है, ठीक है जी, मैं लंबे समय तक बीमार हो गई, मेरी जो दवाइयाँ चल रही थी वो जितनी चल रही हैं वो चलती हैं, मेरी इनकम या मेरे घर में जो भी वर्किंग मेंबर हैं उनकी इनकम बढ़ गई। अब क्या वो मुझे सजेस्ट करेंगे 2 की जगह 4 गोलियां खा लो क्योंकि इनकम मेरी ज़्यादा हो गई है? हाँ, नहीं नहीं, खा लो, जल्दी दौड़ना शुरू कर दोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। और अगर वही इनकम कम हो गई तो क्या घर वाले ये कहेंगे नहीं नहीं दवाई मत खाओ, इनकम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, मेडिसिन ज़रूरी चीज़ है, नेसेसिटी है। इनकम के बदलाव से दवाइयों पर क्या ही असर पड़ेगा? हद से हद क्या होगा कि अगर अभी आप डोलो 650 का एक पूरा पत्ता खरीद के लाते हो, आप इमरजेंसी के लिए 2 खरीद लोगे, यही तो होगा। अभी ऐसा तो नहीं है ना इनकम बढ़ते सारी दवाइयाँ ही इकट्ठी कर लोगे, नहीं। आप सब्जी में नमक 1 चम्मच खाते हैं, दाल बनती है यूजुअली 1 चम्मच नमक उसके अंदर डलता है, अभी इनकम बढ़ने से 4 चम्मच तो नहीं डालने लग जाओगे। इनकम बढ़ गई है, नमक ज़्यादा खरीद के ला सकते हैं, चलो ज़्यादा खा लो, 4 महीने की छुट्टी एक ही बारी में, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी गुड, कोई भी चीज़ जिस पर इनकम के चेंज होने का असर ज़्यादा नहीं होता है वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। कौन से गुड्स? हमारे असेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम नेसेसिटीज़ भी बोल सकते हैं। यदि इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं बताओ नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा खर्चा करना चाहूँगी या उन चीज़ों पर खर्चा करूँगी जो मैं पहले नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, अब कर सकती हूँ क्योंकि इनकम बढ़ गई? बोलो, जो पहले नहीं अफोर्ड कर सकते, थोड़ी ना दवाइयाँ और नमक ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। नहीं, पहले गाड़ी लेनी थी नहीं ले पा रहे थे, अब ले लेंगे। घर लेना था नहीं ले पा रहे थे, अब ले लेंगे। उस समय की जो भी ज़रूरत होगी, हमें फ्रिज चेंज करना था, गर्मियाँ आ गई हैं, एसी चेंज करना है, उनके ऊपर हम बढ़ी हुई इनकम को जो है स्पेंड करना चाहेंगे, ना कि नेसेसिटीज़ पर, ना कि नेसेसिटीज़ पर। सब्जियां खरीद लो 2 महीने की एक साथ, ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है वो असेंशियल आइटम है, और इन आइटम्स के ऊपर अगर हमारी इनकम बदल जाती है तो ज़्यादा असर नहीं आता है। आप पहले 1 kg नमक परचेज़ करते थे, 1 पैकेट परचेज़ करते थे, अब 2 कर लोगे, चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ हम यूज़ कर लेंगे, इतना ही तो चेंज होगा। अगर मेरी इनकम लेट अस सपोज 10% इंक्रीज हो गई, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ कमा रही हूँ, 10% इंक्रीज होके 22,000 हो गई, क्या पूरा बढ़ा हुआ हिस्सा 2,000 रुपये किसी भी नेसेसिटी पे लगा दोगे? नहीं लगाओगे। यानी कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में होगा, चाहे वो इंक्रीज हो या वो डिक्रीज हो, जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम पर होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन द डिमांड फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट।
असेंशियल प्रोडक्ट कितना खरीद लोगे ज़्यादा एक्स्ट्रा में, वो तो उतना ही रहेगा, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले हम माचिस की डब्बी ज़रूरत के हिसाब से 2 खरीदते थे कि ठीक है मंदिर में इस्तेमाल होगी, पूजा में इस्तेमाल होगी। अब ये थोड़ी इनकम बढ़ गई है तो साथ वाले का घर फूकना है, खरीद लो सारी, ऐसा नहीं होता है, 2 की जगह 3 खरीद लोगे। तो ये चीज़ें आती हैं असेंशियल कंज्यूमर गुड्स में। बोलो जी, समझ में आई ये बात? पक्की बात? आगे सुनो फिर। असेंशियल कंज्यूमर गुड्स जिनको हम नेसेसिटीज भी बोलते हैं, सच एज फूड ग्रेन्स, फ्यूल, कुकिंग ऑयल, necessary clothing etc. satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. ठीक है जी। A change in consumers income although will cause an increase in demand. इनकम अगर चेंज हुई है तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा डिमांड के ऊपर, बट ये जो इंक्रीज होगा इट वुड बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। ठीक है जी। दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर, रिच हो रहे हैं क्योंकि इनकम बढ़ गई है, there is relative decline in the importance of food and other non-durable goods in overall consumption basket and a rise in the importance of durable goods जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब हम उनको खरीदना चाहेंगे। क्लियर है जी ये बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जी लग्जरी गुड्स, जिनको हम प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं। आगे इनको हम विबलिन गुड्स भी बोलेंगे, जो वो तब जब आएगा तब देखेंगे। तो लग्जरी गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स ये कौन से होते हैं? इनकी डिमांड अराइज होती है बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीजेस। क्या हुआ जी, मेरी जब इनकम थी 10,000 रुपये महीना, घर का राशन ही चल पाता था, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बच्चे हैं उनकी मुझे फ़ीस देनी है, घर का राशन डालना है, पेरेंट्स के लिए मेडिसिन लेनी है, वॉट एवर जो भी बेसिक नीड्स थी पहले तो इंसान उसे ही पूरा करेगा। थोड़ी सी मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ते ही अभी मैंने सोचा कि ठीक है अभी मैं कार ले लेती हूँ, स्कूटी से ट्रैवल करती हूँ, या स्कूटी भी नहीं थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती थी तो चलो स्कूटी ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, EMI पर ले लेते हैं, लोन पर ले लेते हैं। इनकम थोड़ी और बढ़ी, ये भी ज़रूरतें पूरी हो गई, इनकम और बढ़ गई, स्विच किया कहीं पे, मेरी इनकम अच्छी खासी हो गई। अब और इनकम अच्छी होने से क्या हुआ जी, अच्छा वो अब हम ना घर डेकोरेट अच्छा इंटीरियर को बुला लेते हैं क्योंकि इनकम मेरी बढ़ गई है। अच्छा पहले हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे, वाई नॉट अब हम बाय एयर ट्रैवल करना शुरू करते हैं क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इच्छाएँ भी तो बढ़ेंगी ना, डिमांड्स हमारी बढ़ेंगी हर एक चीज़ को लेके। तो अब यहाँ पे आए प्रेस्टीज गुड्स, यानी कि जब मैंने अपने बेसिक नीड्स पूरी कर ली, जब मैंने ड्यूरेबल गुड्स भी परचेज कर लिए और अभी भी मेरे पास कुछ इनकम पड़ी है, तो मैंने क्या कहा, ए जी सुनो ना एनिवर्सरी आ रही है, रिंग दे दो, वो भी डायमंड वाली, बिकॉज आई नो कि मेरी बाकी नीड्स पूरी हो चुकी हैं। मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास हम अच्छा खासा ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी सेविंग्स भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। सुनो ना बर्थडे आ रहा है, एक नेकलेस ले दो। क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी जीने के लिए? नहीं है, ये तो प्रेस्टीज गुड्स हैं, ये तो हमारे स्टेटस सीकिंग गुड्स हैं। और ये कब परचेज करेंगे? जब इनकम एक सर्टेन लेवल को पार कर जाती है, जब लग रहा है हाँ अभी है हमारे पास, अभी इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल कर रहे थे, वाई नॉट बिजनेस क्लास से ट्रैवल करना, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तक हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे थे, अब मैंने गोल्ड भी लेना शुरू कर लिया, अभी वाई नॉट हम डायमंड्स परचेज करें। गाड़ी अच्छी खासी है, अब अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, वाई नॉट BMW ऑडी पे आ जाए, आउडी है ना, फैंसी में तो यही बोलते हैं ना। चलो, तो दीज आर लग्जरी गुड्स या फिर प्रेस्टीज गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है, बढ़ती है जब मेरी इनकम एक लेवल क्रॉस करती है, और वो इनकम जितनी 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 ज़्यादा बढ़ती रहेगी इनकी डिमांड भी उतनी 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 बढ़ती रहेगी। इज इट ओके? तो ये जो 3 फैक्टर्स थे, हमारा पहला प्राइस, दूसरा मेरा रिलेटेड गुड्स और तीसरा मेरा इनकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब सारे टाइम पास हैं, चलो करते हैं थोड़ा टाइम पास। आइएगा, सुनेंगे ध्यान से। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
हाँ जी, दोनों सेम है। लग्जरी प्रेस्टीज गुड्स, हमारे विबलिन गुड्स, ये सब एक ही कैटेगराइजेशन है। अब यहाँ पे इंग्लिश में मत जाओ एंड और, हाँ, यहाँ पे हम वो इंग्लिश वाला जो चीज़ें नहीं कर रहे। लग्जरी गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स के लिए दे आर वन एंड दी सेम। इनको हम स्नॉब गुड्स भी बोलेंगे, अपील गुड्स भी बोलेंगे, कॉन्स्पीशियस लग्जरीज भी बोलेंगे, आपका लग्जरी गुड्स भी बोलेंगे, और ये प्रेस्टीज गुड्स भी बोलेंगे। ये सब एक ही नाम है, ठीक है जी। आगे आएंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स की अगर मैं बात करूं, जल्दी से मुझे बताओ, आप और मैं गेड़ी मारने गए, ठीक है, क्लास वो पीछे से बड़ी लंबी, हाँ आई है, चल, तो क्या हुआ जी, जिस गली से हम गुजर रहे थे, जिस मार्केट से हम गुजर रहे थे, वहां पर आई मोमोज की शॉप। खाने का मन तो नहीं कर रहा? बताओ ना, कर रहे? नहीं, चलो, तो वहां पे क्या हुआ, कुछ भी ऐसी चीज आई जो आपको बहुत पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है। बोलो, वो चीज जो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, क्या उसकी डिमांड मेरे द्वारा क्रिएट होगी? नहीं होगी। आपको पसंद है, आपके लिए डिमांड क्रिएट हो सकती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि किसी प्रोडक्ट के लिए अगर फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर अनफेवरेबल है हमारा टेस्ट उस प्रोडक्ट के लिए तो डिमांड घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये कम और ज़्यादा होती कैसे है? ये 4 प्रकार से होती है। 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और एग्जाम्पल समझेंगे। कोविड आने से पहले हर एक चीज़ ऑफलाइन होती थी, हर चीज़ ऑफलाइन मोड में थी। ये वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड तो कोरोना के बाद ही आया, उसी दौरान आया है। तो पहले लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो थे, ज़रूरत जिन्हें होती थी वो लोग इस्तेमाल करते थे, पर अब जैसे ही कोरोना आया, अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। पहले उन्हें ज़रूरत थोड़ी ना होती थी, स्कूल जाते थे, अच्छा खासा पढ़ के आते थे, घर आते थे, होमवर्क करते थे, काम खत्म। पर जब से वो कोविड आया, जब से कोरोना आया, डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत वो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ने लग गई। ऑनलाइन क्लासेस हुई तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए कि कितनी देर मोबाइल पर आंखें जमा के रखेगा हमारा बच्चा, सिर दर्द हो जाएगा, वाई नॉट एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर लें। तो यहाँ पर क्या हुआ, सडनली डिमांड इंक्रीज हो गई डिजिटल डिवाइसेस के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारी जो डिमांड है, हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस था वो फेवरेबल हो गया। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड अ हायर डिमांड देन दोज विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन और आउट ऑफ फैशन। ऑब्वियसली आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो, जाते हो, तो क्या चीज़ परचेज करते हो? वही ना कि जो फैशन में है, जो इस समय ट्रेंड कर रही है, ट्रेंडिंग पर है। अभी पुरानी तो हर कोई कहता है क्या मम्मा ये तो ओल्ड फैशन है, पुराने ज़माने का खरीद लिया, वो वाली बातें। तो अगर कोई भी चीज़ ओल्ड फैशन्ड है, उसको कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता, हेंस उसके लिए डिमांड कम हो जाती है। आज के समय में आप मुझे बताओ, डीवीडीज चलेंगे? डीवीडी आप समझते हैं क्या होती है? क्या आज के समय में डीवीडीज चलती हैं? कोई, अभी मैं उसकी दुकान खोल के बैठ जाऊँ, क्या ही मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको पता होगा कुछ समय पहले इंटरनेट, ये वाईफाई नहीं होता था, डोंगल आया करते थे, ब्लैक कलर की छोटी छोटी डिवाइस होती थी जो कि इंसर्ट करते थे हम अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स में। आज के समय में क्या डोंगल चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि जो चीज़ डिमांड में है ही नहीं, फैशन में है ही नहीं, ट्रेंडिंग में है ही नहीं, उसके लिए डिमांड भी कम हो जाती है। अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चे 4 बातें दी गई हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये और ये बिल्कुल सेम लगते हैं, ICI भी मानता है कि ये सेम है, पर पता नहीं उसको क्या हुआ, मई 2021 में उसने कहा नहीं ये दोनों अलग हैं। पहले वो लिखता था डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट, जैसे ही मई 2021 की रीप्रिंट हुई बुक्स, दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान देंगे, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, निकल गया नज़र से तो वो नहीं पकड़ में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सुने। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सबसे पहले तो ये इफेक्ट दिया किसने? ये कॉन्सेप्ट दिया हमारे इकोनॉमिस्ट जेम्स डसनबेरी ने। सुनेंगे यहाँ पर क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप लोग ना सब आईफोन लेके घूम रहे हो,
मैंने कहा मुझे भी आईफोन चाहिए, बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं और मैं अभी वही सैमसंग पे टिकी हुई हूँ या मैं किसी और ब्रांड पे टिकी हुई हूँ, मुझे भी खरीदना है। आप घर गए, पापा पापा मेरा दोस्त तो ना बाइक पर आता है एंड दैट टू बुलेट पे आता है, मुझे भी बुलेट लेनी है। मम्मा मम्मा वो देखो वो भी तो नाइट आउट्स पे जाते हैं, मुझे भी जाना है। क्या ऐसा होता है हमारे साथ कि कभी कभी कोई चीज़ सिर्फ इसलिए लेने का मन करता है क्योंकि किसी और के पास भी होती है, क्योंकि दोस्त ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि दोस्त के पास वो चीज़ है, रिश्तेदार के पास है, कज़न के पास है, ऐसा होता है। मुझे भी ये काम करना है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, तो मुझे भी ये चीज़ लेनी है, मुझे भी आईफोन लेना है, मुझे भी जो है अच्छे कैमरे वाला फ़ोन लेना है, मुझे भी बाइक से ट्रैवल करना है, मेरी फ्रेंड को गाड़ी चलाना आता है, मुझे भी गाड़ी सीखनी है चलानी। तो बहुत बार ऐसा होता है किसी चीज़ की डिमांड तब बढ़ती है जब हम किसी के पास उस चीज़ को देखते हैं। उससे पहले तो पता भी नहीं होता अच्छा ये भी चीज़ मार्केट में है, जैसी कहीं देखी हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। वो कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वो कुछ हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, जिससे हम अट्रैक्ट हो गए, डिमांड बढ़ गई, और अट्रैक्ट नहीं हुए तो डिमांड कम हो गई है, जितनी थी उतनी ही रही। दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, an individual's demand for a cell phone may be affected by his seeing a new model of cell phone in his neighbors or friends house. I still remember when I was in 10th standard, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास फ़ोन था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक डील की, मुझे भी फ़ोन दिलवाओ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास है। तो दे सेड हाँ ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे ना तो चलो ठीक है, होता है सबके घर में ऐसा होता है कि हाँ ऐसा नंबर अच्छे आएंगे ना तो जो तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। सो दैट वाज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि मम्मा पापा मेरी फ्रेंड के पास तो है, वो देखो वो तो 10th में 9th से ही फ़ोन लेके घूम रही है, अभी मैं 11th में जाने वाली हूँ, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि मेरे नेबर के पास है इसलिए मुझे भी चाहिए। हम दोनों के पास सेम है, आईफोन मेरे पास भी है, आईफोन आपके पास भी है, आपके पास अभी ब्रांड जो अभी न्यू मॉडल आया आपके पास वो है, मेरे पास पुराना है, अभी मुझे भी चाहिए क्योंकि आपके पास नया मॉडल है। दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, इंडिविजुअल डिमांड फॉर सेल फोन मे बी अफेक्टेड बाय हिज सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेल फोन इन हिज नेबर्स और फ्रेंड्स हाउस, आइदर बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही सीज, या तो उसे पसंद आ गया इसलिए उसे चाहिए, या फिर because he figures out that if his neighbor or friend can have, तो मेरे पास क्यों नहीं, आपके पास आईफोन है मुझे पसंद आ गया मुझे चाहिए, या फिर दूसरी मन में भावना आ गई जब उसके पास हो सकता तो मेरे पास क्यों नहीं। एनी हाउ कोई भी सिचुएशन हो, डिमांड पे तो असर आया ही ना, डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे ये वाली लाइन, जो लाइन बोल रही हूँ एज इट इज कॉपी पेस्ट एग्जाम में आएगी, आती है आएगी, हाईलाइट करेंगे। सवाल कैसे आएगा, डैश रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू इम्यूलेट मीन्स कॉपी, इमिटेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। जब हम दूसरे जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके पैटर्न को अपनाना शुरू कर दें, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट चिपक जाएगा। ठीक है जी, तो एग्जाम में सवाल आएगा डैश रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू इम्यूलेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अदर्स, और ऑप्शन में यही चारों नाम दे रखे होंगे, आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट, अच्छा आपको क्या ऐसा लगा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में कि कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज इसलिए भी हुई है क्योंकि हमारे मन में जेलस वाला फैक्टर आ गया था? क्या ऐसा लगा उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी होना चाहिए? यही इसका और बैंडवेगन का डिफरेंस है। अब आप लाइन पढ़ोगे ना सेकंड बैंडवेगन वाला, आपको लगेगा फर्क क्या है मैम, डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों एक ही चीज़ तो कह रहे हैं, कहीं नहीं मेंशन्ड है जेलसी वर्ड, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बैंडवेगन इफेक्ट में हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपके पास है तो मुझे भी चाहिए। बैंडवेगन इफेक्ट में डिमांड तब बढ़ती है, उस वजह से बढ़ती है, किस वजह से, मुझे भी स्टाइलिश दिखना है। हम 4 दोस्तों का ग्रुप है, चारों के पास आईफोन है, मैं इसलिए नहीं आईफोन ले रही क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, ना ना ना, मैं तो इसलिए आईफोन ले रही हूँ, मेरे हाथ में भी आईफोन होगा ना मैं भी स्टाइलिश दिखूंगी,
मेरा भी एक स्टेटस दिखेगा, मैं भी लगेगा कि मैं भी रिच क्लास से हूँ, इसलिए ले रही हूँ मैं। इसलिए यहाँ पर बैंड वेगन इफेक्ट में आती हूँ। भी देखो दोनों में कंजम्पशन बढ़ रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि दूसरों के पास भी है, दूसरों के पास भी है। पर पहला वाला जो इफेक्ट था उसने इसलिए बढ़ाई कि तुम्हारे पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। पर दूसरी बैंड वेगन इफेक्ट में डिमांड तब बढ़ती है जब मुझे फैशनेबल दिखना है, हाईलाइट करोगे, जब मुझे स्टाइलिश दिखना है। मेरे 4 दोस्त हैं, 4 में से 3 जो है ना वो नाइट आउट्स करते हैं। मुझे कहते हैं क्या हो तुम अभी भी बच्चे हो, घर वालों से परमिशन लेके जाओगे। तो मैं वो काम सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ, इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि जब वो लोग देखो कितने स्टाइलिश है, उनके पेरेंट्स कितने ओपन माइंडेड है, मैं भी चाहूँगी मुझे भी करना है। ऐसा होता है 4 लोग एक काम कर रहे हैं, 5वां दोस्त ना करे ना तो उसको भी करना पड़ता है, वो भी करता है वो चीज़, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है। सारे दोस्त क्या कहेंगे, घर वालों से लड़के हम आ जाएंगे नाइट आउट्स पे, पर दोस्तों को नहीं बताएंगे कि घर वालों से झगड़ा करके बड़ी मुश्किल से परमिशन मिले। उनके सामने हम वही धाक जमा रहे हैं, अरे हम भी बड़े ओपन माइंडेड हैं, बड़े स्टाइलिश हैं। उनका घर की कहानी उन्हें क्या पता, निकल तो आए ही घर से। दिस इज कॉल्ड बैंड वेगन इफेक्ट। जहां पर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती तो है, और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे भी कंज्यूम कर रहे हैं। पहले में भी तो इसीलिए बढ़ी थी क्योंकि दूसरे भी कंज्यूम कर रहे थे। पर पहले में कहीं ना कहीं जेलस की भावना होती है, यहाँ कोई जेलसी नहीं होती है। यहाँ पे हम स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम फैशनेबल दिखना चाहते हैं, या फिर अपने आप को उस ग्रुप के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम जोड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत बार होता है 3-4 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 लोग जो है वो मिडिल क्लास है और बाकी 2-3 लोग जो है वो अच्छी रिच क्लास है, रिच स्टेटस है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील करवाते हैं और उनके जैसा बनने के लिए हम भी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अभी लोग इतनी लोन्स लेना शुरू कर देंगे क्योंकि दोस्त के पास है। तो जब इस तरीके से डिमांड किसी चीज़ की इंक्रीज हो जहां पर हम स्टाइलिश दिखना चाह रहे हैं, यही एक अक्षर है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। वहां पे जेलसी अक्षर नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्लास के लिए ये अक्षर है कि दोनों में फ़र्क क्या है। एग्जाम में सवाल आएगा इस लाइन से, ये वाली लाइन से, और यहाँ से ये वाले अक्षर से। यही आपको बताएंगे, यही आपको दिखाएंगे कि कौन सा किस में क्लासीफाई होगा। समझ में आई जी ये बात? समझ में आई। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है मेरे लाल स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट सुनो जी क्या होता है। पहले 2 में तो डिमांड बढ़ी थी ना, यहाँ डिमांड गिर जाएगी। यहाँ डिमांड क्यों गिर जाएगी? आपके पास भी ये चीज़ है, मैं क्यों लूँ? अलग दिखना चाहते हैं हम भेड़ चाल का हिस्सा नहीं दिखना चाहते। वी आर नॉट पार्ट ऑफ कॉमन हर्ड। भेड़ चाल लिखना चाहो लिख लो अपने लिए, हम भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हैं। आपके पास ये चीज़ है तो मैं तो नहीं लूँगी। आपके पास आईफोन 12 है, मैं 13 लूँगी, 13 है मैं 14 लूँगी, जो भी सीरीज चल रही है। आप अगर इंडिया में वेकेशन करने चाहते तो मैं तो बाहर जाऊँगी, मैं क्यों इंडिया में जाऊँ? अच्छा आपने श्रीनगर घूम लिया, अब नहीं मैं घूमती, अरे मम्मा वो तो होके आ गया, कह रहा था बेकार है, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? यहाँ पर डिमांड डिक्रीज होती है, यहाँ पर डिमांड डिक्रीज होती है। हम कॉमन हर्ड भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आपके पास अगर ये चीज़ है तो मैं कोई आपकी जैसी, मैं तो आपसे हटके हूँ, मैं तो नहीं लेती ये चीज़। यहाँ पर डिमांड हुई कम, कौन सा इफेक्ट लगा बोलो जी? स्नॉब इफेक्ट। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज, इसी लाइन को हाईलाइट करेंगे, सम पीपल डिक्रीज या ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन। ये तो ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर उनमें और हमें फ़र्क ही क्या रह गया? यहाँ पे डिमांड हो गई कम, यहाँ पर लग गया स्नॉब इफेक्ट। क्लियर है जी? क्लियर है। लास्ट आता है बच्चे विब्लिन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को देने वाले महानुभाव का नाम था थॉर्स्टीन विब्लिन। नाम तो पहले हाईलाइट कर लीजिए। इम्यूलेट मीन्स कॉपी करना, इमिटेट करना। प्राची ऑनलाइन मैंने लिखवाया है बच्चे, ध्यान दीजिए। इमिटेट करना, कॉपी करना।
विबलिन इफेक्ट क्या होता है? देखो जी, यहाँ पर क्या होता है आप मुझे बताओ। अंबानी, आप सब जानते हैं ना कौन है अंबानी, है ना? अंबानी बताओ, नैनो से निकलता हुआ अच्छा लगेगा? अंबानी बताओ, सैमसंग का फोन इस्तेमाल करता हुआ अच्छा लगेगा? नहीं, हाँ इतना मतलब भावुक होके जवाब मत दो, बी प्रैक्टिकल, मतलब जो चल रहा है सिनेरियो वही जवाब दो प्लीज। हाँ, अभी अंबानी नैनो तो लेके नहीं जाएगा, सैमसंग के फ़ोन तो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो लाल हरे बटन वाले तो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके पास तो आईफोन होना मैंडेटरी है। और वो उसके लिए आईफोन, हमारे लिए वो स्टेटस सीकिंग गुड है, हमारे लिए वो लग्जरी है, उसके लिए वो लग्जरी नहीं है। यही लगता है विबलिन इफेक्ट, यही लगता है विबलिन इफेक्ट जब हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल। अंबानी चाह के भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकती नीता अंबानी, और अगर वो पहन भी लेना तो भी लोगों के दिमाग में यही आएगा डायमंड पहना होगा, डायमंड पहना होगा। इन केस वो पहन भी ले तो बताओ क्या आपका दिल मानेगा कि वो अगर घूम रही है तो उसने शायद आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हो? नहीं, वो एकदम दिमाग में क्लिक करेगा डायमंड पहना होगा, क्योंकि इमेज ऐसी है ना। तो जो स्टेटस सीकिंग रिच पीपल होते हैं वो तो जानबूझ के महंगा जितना खरीदेंगे उतना मार्केट में स्टेटस दिखेगा उनका, तो वहां लगता है विबलिन इफेक्ट। जैसे कि एक्सपेंसिव कार्स का खरीदना, ज्वेलरी खरीदना। समझ में आया ये बात? ये थे 4 इफेक्ट। अब ना मेरे सवाल का जवाब देना ध्यान से, लिखी हुई लाइन है, रटनी नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। स्नॉब इफेक्ट में मेरे लाल कंजम्पशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। क्या वो इसलिए डिक्रीज हुई क्योंकि वो महंगी थी, या वो इसलिए डिक्रीज हुई क्योंकि सामने वाले के पास भी थी? यानी कि स्नॉब इफेक्ट कब काम करता है? दूसरों के कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए। अगर इसके पास है तो हम नहीं खरीदेंगे। हाईलाइट करो, इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। जितना ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे हम उतना कम इस्तेमाल करेंगे, जितना लोग कम इस्तेमाल करेंगे यानी कि हम अब ज़्यादा करेंगे। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। रटेंगे कुछ नहीं, एक एक लाइन का मतलब है, समझोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फंस जाओगे। ई को आप रट नहीं सकते हो, मार्क माय वर्ड्स, नहीं रट सकते। कोशिश कर लो, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ई को में, नहीं रट सकते। सुनेंगे आगे। दूसरा जवाब दीजिएगा मुझे, सवाल पूछ रही हूँ आपसे। विबलिन इफेक्ट में क्या हम महंगी चीजें खरीदते हैं? क्या डिमांड को बढ़ाते हैं? क्या डिमांड को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्राइस कम हो गया है? नहीं। यहां पर हम क्यों डिमांड करते हैं? किसकी डिमांड करते हैं? जितना प्राइस ज्यादा होता है, जितनी चीज महंगी होती है, हेंस इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस जितना कम हो जाएगा, अंबानी सस्ती चीजों को नहीं देखेगा, वो तो जानबूझ के महंगी खरीदेगा। दिस इज कॉल्ड विबलिन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेटस सीकिंग इफेक्ट भी इसको हम कभी कभी बोल देते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी ऑफ एनीथिंग कैन लीड टू स्नॉब इफेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, स्नॉब इफेक्ट उस पर लग जाए? स्नॉब इफेक्ट कहता क्या है? स्नॉब इफेक्ट क्या कहता है कि डिमांड को हम कम करेंगे क्योंकि हम भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होना चाहते। अभी वो नेगेटिव पब्लिसिटी है या पब्लिसिटी अच्छी है, पॉजिटिव है? अगर पब्लिसिटी अच्छी है फिर तो हर कोई इस्तेमाल करेगा, हमने तो तब भी नहीं करना क्योंकि हम तो भेड़ चाल का हिस्सा ही नहीं है। और अगर पब्लिसिटी नेगेटिव हो गई तो वैसे ही कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो हम भी क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है ना बच्चे। यहां पर अब पंगा क्या आया है, हम लोग बाकी और फैक्टर्स को भी मिला रहे हैं बीच में। नहीं करना, नहीं करना। अगर ये पब्लिसिटी एज सच एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो गया, नहीं करना है हमें, बीच में नहीं लेके आना। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, लॉजिकली भी सोचो। अगर किसी चीज़ की पब्लिसिटी अच्छी है, लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नॉब इफेक्ट लगवाना चाहते हो, आप वैसे ही नहीं इस्तेमाल करोगे कि दुनिया कर रही है, हम तो भेड़ चाल का हिस्सा है ही नहीं। और अगर किसी चीज़ की ऑलरेडी नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है तो दुनिया वैसे ही नहीं इस्तेमाल कर रही, तो हम भी क्यों करेंगे? वहाँ पे स्नॉब इफेक्ट लगेगा ही क्यों? वहाँ पे स्नॉब इफेक्ट लगेगा ही क्यों? ठीक है जी।
क्या ये चारों इफेक्ट क्लियर है? सवाल मेरा, जवाब आपका, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कोई चीज इसलिए खरीदी है क्योंकि आपके पास है, कौन सा इफेक्ट? मैंने कोई चीज इसलिए खरीदी है क्योंकि आपके पास है, अगर आपके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मैंने कोई चीज इसलिए खरीदी है क्योंकि मैं स्टाइलिश दिखना चाहती हूँ, बैंडवेगन इफेक्ट। दोनों में ही डिमांड बढ़ती है। मैंने चीज इसलिए छोड़ दी क्योंकि आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, स्नॉब इफेक्ट। जहां पे भी अक्षर कॉमन हर्ड आ जाएगा वहां पे स्नॉब इफेक्ट आंख बंद करके लगा देना। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो तो वैसे ही बिल्कुल ही अलग है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जहां पर भी महंगी गुड्स खरीदी जाए, कौन सा इफेक्ट? जितनी वो ज़्यादा महंगी होगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ो फिर। ये क्योंकि कोर्स हमारा बदल चुका है, ये पहली चीज़ है ऐसी जो नए कोर्स के हिसाब से आपके लिए ऐड की गई है। अभी तक पुराने बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं, ऑल्दो कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो मैंने समझाया है। सवाल मेरा, जवाब आपका, रटना है नहीं, समझना है। एक बात बताओ, बैंडवेगन या डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों एक जैसे ही थे ना, दोनों में डिमांड बढ़ती थी। फर्क क्या था? यहाँ पे बैंडवेगन में हम स्टाइलिश दिखना चाहते थे, यहाँ पे क्योंकि दूसरे करते हैं तो। अभी स्टाइलिश भी हम तभी दिखना चाहते हैं ना क्योंकि सामने वाले के पास है, वो स्टाइलिश दिख रहा है तो हम भी दिख जाए, ठीक है? तो इसीलिए इंस्टीट्यूट भी इन दोनों को यहाँ पर एक ही मानता है। बहुत ज़्यादा मिसमैच दिखेगा आपको ICI की बातों में और वो जो लिखता है। यहाँ पे वो भाई साहब कह रहे हैं दो अलग बातें हैं, यहाँ पे डिफरेंस में फिर दोनों को एक साथ चिपका दिया है। तो ये जो मिसमैच है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हमारा जवाब वो होगा जो सवाल हमसे चाहेगा करवाना। सवाल जैसे ही बदला, अभी एक बात बताओ, सवाल जो आया उसके अंदर बैंडवेगन इफेक्ट आना चाहिए पर ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ के आओगे तब डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ जाओगे। इस प्रकार से हमारे आंसर जो है वो बदल जाते हैं। सुनेंगे, बैंडवेगन या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या आप मानते हो हम वो करते हैं जो सामने वाला करता है? काफी हद तक, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे हम अपने दिमाग को तंग नहीं करते, नहीं तो आराम से बैठ, सोचने का मौका नहीं उसको देते हैं। तो क्या आप मानते हो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जहां पर लोग वही करते हैं जो दूसरे करते हैं? सिंपल सी बात है, आगे देखेंगे। इनके अपना तो कोई दिमाग ही नहीं है, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग। अरे आप देखो तो सही, क्या आपको ज़रूरत है आईफोन की? आप देखो तो सही, क्या आपको ज़रूरत है इस समय बुलेट लेने की? आप देखो तो सही, क्या आपको गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत है? वो नहीं सोचा, बस खरीद लिया तो स्टाइलिश दिखना है, या उसके पास है तो मेरे पास भी हो जाए। दिमाग को ज़्यादा खर्च नहीं करना, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अभी जल्दी से बताओ, क्या आप मानते हो स्नॉब इफेक्ट जो है वहां पर हम कुछ अलग चीजें ओन करना चाहते हैं, कॉमन हर्ट से अलग दिखना चाहते हैं, भेड़ चाल से अलग। तो स्नॉब इफेक्ट में लोगों की इच्छा होती है कि वो यूनिक कमोडिटी को जो है परचेज करें, एंड इट इज क्वाइट ऑपोजिट टू बैंडवेगन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। वहां पे तो वही था ना, जो लोग खरीद रहे हैं वही हम खरीद रहे थे। यहाँ उल्टा हो जाता है, स्नॉब इफेक्ट में जो लोग खरीद रहे हैं वो हम नहीं खरीदेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या आप मानते हो डिमॉन्स्ट्रेशन या बैंडवेगन इफेक्ट में डिमांड बढ़ती है? क्या यही लिखा है सेकंड पॉइंट? स्नॉब में कम होती है। अब ये रहा एग्जाम्पल, ये आप खुद पढ़ेंगे और देखें क्या दोनों जगह सही लिखा हुआ है। चल, इतनी अंडरस्टैंडिंग अब आप खुद लेने की कोशिश करें, उसके बाद 5, 7, 10 मिनट का टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। स्नॉब इफेक्ट का एग्जाम्पल मस्त है ना, पढ़ा है? हाँ, क्या दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं? दोनों एग्जाम्पल सही हैं। पहले वाले में क्या कह रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट है,
लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। किसी ने कह दिया L&T के शेयर तो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, उसके तो बढ़ेंगे रेट, हम लोग भी हाँ L&T उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, कह रहा है करता होगा, हम भी डाल देते हैं पैसे उसमें, इन्वेस्ट कर देते हैं। डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट। अदर वे राउंड, स्नॉब में पार्टी में गए, सामने से जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी है देख ली अच्छे से, नेक्स्ट टाइम जब हम मार्केट में गए, मम्मा ये वाली ड्रेस तो ना उसने पहनी थी, ये नहीं लेनी, अब कुछ अलग लेंगे। लगा स्नॉब इफेक्ट या नहीं? बिल्कुल लगेगा। उसने तो ये वाली चीज़ जो है ना इस कलर की पहनी थी, अब मैं अलग कलर लूँगी। गर्ल्स पहले ही कॉल कर लेती हैं फेयरवेल में, तू क्या पहन रही है, मैं क्या पहन रही हूँ। हाँ, वो आजकल तो अलग खैर किस्से हो गए हैं कि हम लोग मैचिंग आउटफिट्स पहनेंगे, बट इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मिस एक्स हैं और दूसरी मिस वाई हैं, दोनों रिच राइवल्स हैं एक दूसरे के, पार्टी में गए हैं और तो अपना शोशा दिखाएंगे, मेरे पास ये, वो अपनी और, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मतलब कि हम जो हैं आप जैसे नहीं हैं, हम आपसे भी सुपीरियर हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। कंज्यूम, हाँ जी, अलग अलग हो तो इनमें से कौन सा, किन में से कौन सा, मतलब तो पेपर में बच्चे ऑप्शन भी उस तरीके से आएगा, या तो दोनों में से एक नाम होंगे या फिर ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। अभी जब सवाल करोगे ना बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, तो ऑप्शन अगर सवाल कुछ ऐसा बनाएंगे तो ऑप्शन भी तो आपको वैसे मिलेंगे ना, है ना जी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, सवाल मेरा जवाब आपका, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे। अब ये जो आगे पॉइंट्स हैं इनमें कुछ भी नहीं है, सुनो। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम फिर कुछ नोटिंग करेंगे जितना अभी तक का हमने पढ़ा है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। सोचना, बुक मत पढ़ना, ध्यान यहाँ पे। सवाल मेरा सुनोगे समझोगे तो जो लिखी हुई चीज़ है वो अच्छे से समझ में आएगी। मेरा सवाल आपसे ये है, आज खबर आ गई है कि कल से पेट्रोल जो है वो 1 रुपये महंगा होने वाला है। पेट्रोल कब महंगा होगा? कल ना, आज तो नहीं। तो कल अगर पेट्रोल महंगा होगा तो आज की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। और अभी खबर अगर आ जाए कि कल जो है ना पेट्रोल 50 पैसे, 54, 1 रुपये सस्ता होने वाला है, बोलो कल होगा ना, आज तो नहीं, फ्यूचर में होगा ना, तो आज की डिमांड इस केस में कम हो जाएगी। यही यहाँ पर लिखा है, अब पढ़ेंगे समझ में आएगा। देखेंगे, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। प्राइस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, चलो इनकम का देते हैं आपको। मुझे घर खरीदना है, मैं अभी जो है लेट अस सपोज 1 BHK में रहती हूँ, मैंने कहा 2 BHK खरीदना है, और मुझे ये उम्मीद है कि दिवाली पर मैं जॉब चेंज करूँगी, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। बोलो इनकम आज बढ़ेगी या बाद में बढ़ेगी? तो घर की डिमांड आज होगी या बाद में होगी? आज की डिमांड क्या होगी? कम होगी। आगे देखो, सप्लाई कंडीशंस, ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, साथ में मिलाना मत। सप्लाई कंडीशंस, मुझे लग रहा है आगे आने वाले टाइम पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ने वाली है। बोलो कब खरीदोगे? जब सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है जी, यहाँ पर फ्यूचर में अगर किसी फैक्टर पे कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से करंट डिमांड पर क्या असर आएगा, पढ़ेंगे, देखेंगे। इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? क्या यही कम किसने बोला? कल हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, कल हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज की डिमांड क्या? आज की डिमांड बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। तो माय मिस्टेक, सो सॉरी। इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस तो आज की डिमांड बढ़ेगी। आगे देखेंगे,
If the consumers expect increase in income and shortages in supply, उस केस में भी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल की या इंफीरियर की? तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, किस चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज, कौन से गुड्स की बात कर रहा है, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड हम नॉर्मल गुड्स ही मानते हैं, जब तक सवाल कुछ नहीं कहता हम नॉर्मल गुड्स ही मानते हैं। क्लियर है जी ये बात? आगे देखेंगे। अब क्या हो रहा है, इफ दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस, प्राइस कम होने वाले हैं, मेरी इनकम कम होने वाली है। कम इनकम अगर होगी तो क्या आप अपनी परचेजेस को पोस्टपोन कर दोगे तब तक के लिए जब तक इनकम बढ़ नहीं जाती? यही पॉइंट यहाँ लिखा है। Levels of consumer and business confidence about future economic situations also affect spending and demand. Business confidence, level of consumer and business confidence about their future economic situations. Business करते हैं हम लोग, बिजनेस में अप डाउन्स चलते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई बिजनेसमैन है या आप लोग बिजनेस करते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी होगी, अभी जो काम है वो मंदा चल रहा है, अभी धंधा हमारा उतना अच्छा नहीं है, अभी काम मंदा है। तो अगर कुछ खरीदना होता है ना तो घर वाले क्या कहते हैं, अभी रुक जाओ, काम अभी मंदा चल रहा है। कोविड के टाइम पे ऐसा बहुत हुआ। तो यानी कि हमारा जो डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की, हम कितना खर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, वो किस पर जो है डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस की सिचुएशंस कैसी हैं, हम कौन सी बिजनेस साइकिल में ऑपरेट कर रहे हैं। पूरा एक चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स का। ठीक है जी, आगे बताओ। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जल्दी से बोलो। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी डिमांड ज़्यादा, जितनी पॉपुलेशन कम उतनी डिमांड कम। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, रीजन, larger would be the number of buyers, larger would be the demand in the market. Next देखेंगे age distribution of population. सुने जी, मैंने स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। आप मुझे बताओ क्या स्टेशनरी की शॉप मुझे हॉस्पिटल के साथ खोलनी चाहिए? ऑलरेडी एक हॉस्पिटल वहाँ इस्टेब्लिश है, या सामने अंबेडकर हॉस्पिटल है, अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ में स्टेशनरी की शॉप खोल दूं, क्या चलेगी? वहाँ क्या चलेगा? वहाँ तो मेडिसिन केमिस्ट की शॉप होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल है, स्कूल के साथ मैंने केमिस्ट की शॉप खोल दी, चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी, उतनी तो नहीं चलेगी ना जितनी हॉस्पिटल के आसपास चलेगी। हाँ, चल, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आया निकल के सामने, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने सोचा कि मैं रोहिणी के इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम जो है शुरू करना चाहती हूँ, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, तो क्या हम आंख बंद करके बिजनेस खोल देते हैं? हम पूरा R&D करते हैं, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, किस क्लास के रहते हैं, इनका इनकम ग्रुप कैसा है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हैं। तो जिस हिसाब से कॉम्पोजिशन होता है पॉपुलेशन का, उसी हिसाब से ही तो प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स चलेंगे, रजिस्टर ख़त्म हो गए, पेन ख़त्म हो गए, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ पे वही काम जो है शुरू करना चाहिए। अगर आसपास मेरे ओल्ड एज होम कहीं खुला हुआ है तो वैसी ही सर्विसेज मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पे यही पॉइंट है। अगर ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग टू ओल्डर एज ग्रुप इन रिलेशन टू यंगर एज ग्रुप, तो बताओ जी गेरिएट्रिक केयर सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो ओल्ड पीपल को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम गेरिएट्रिक केयर सर्विसेज कहते हैं। तो बताओ जी, अगर ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं तो गेरिएट्रिक सर्विसेज की तो ज़रूरत वहीं पे ही पड़ेगी, है ना जी? ठीक है, वहाँ पे स्पेक्टेकल्स की शॉप खुलेगी, वॉकिंग स्टिक्स होंगी, पर उस एरिया में बच्चों की बुक्स थोड़ी ना बिक जाएंगी, वहाँ पे है ही नहीं, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वहाँ पे कॉम्पोजिशन ही नहीं है पॉपुलेशन का कि बच्चे हों उसके अंदर, तो बच्चों की चीज़ें भी कहाँ से बिकेंगी? समझ रहे हैं? नेक्स्ट, अगर हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों वाली चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी,
वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा बिकेंगी, तो डिमांड फॉर टॉयज़, बेबी फूड, टॉफ़ीज़ एट्सेट्रा, वहाँ पे वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी. Likewise, if there is a migration from rural areas to urban areas, there will be decrease in the demand for goods and services in rural areas. Rural areas में लोग ही नहीं बचे, सब तो urban की तरफ जाते जा रहे हैं, तो rural areas में demand भी कहाँ से आपको दिखेगी. क्लियर है जी. आगे बढ़ते हैं. आगे मुझे बताओ, अगर लोन सस्ते रेट पर मिल जाए, बहुत बार कॉल्स आते हैं, आप जब सीए बन जाएंगे आपके पास भी आएंगे, इनके पास डेटा बैंक वालों के पास पहुंच जाता है, आपके सीए के बेस पे, आपकी प्रैक्टिस के बेस पर हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कम इंटरेस्ट पे. हम प्रैक्टिस कर भी नहीं रहे होते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस के बेस पर आपको कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. लोन ले लो, जैसे वापस तो करना ही नहीं है हमने. उनका टोन ऐसा होता है. तो अभी आप मुझे बताओ, अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अब अगर बैंक इंटरेस्ट रेट आपको कम प्रोवाइड कर दे तो क्या आप डिमांड कर लोगे? सोचोगे तो सही, एक बार तो सोचोगे. तो यहाँ पे वही चीज़ आती है, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पहले 10% पे करना पड़ रहा था, अभी 8 हो गया, 8.5 हो गया है, 5 हो गया है, जो भी चल रहा है. ठीक है जी. आगे देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. ध्यान से सुनना और मुझे बताना, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा हो जाए, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? नहीं खरीदोगे. किसी प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दे सरकार, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे. यानी कि टैक्सेस ने डिमांड को कम कर दिया, सब्सिडी ने डिमांड को बढ़ा दिया. यही यहाँ लिखा है, वाइल टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और सब्सिडी क्या करेगी? डिमांड को बढ़ा देगी. रटना मत, बहुत बेसिक पॉइंट है, समझोगे बहुत प्यार से निकलेगा. आगे देखेंगे लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. अभी आप मुझे बताओ, जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम उतनी डिमांड कम या ज़्यादा? ज़्यादा. लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है तो वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों की जो है वो डिमांड करेंगे. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्विटेबल देन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री एज अ होल will be relatively high, indicating higher demand for goods. अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली इक्वल कंज्यूम कर सकते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. सिंपल से ये पॉइंट थे. कुछ और छुटमुट पॉइंट, टाइम पास पॉइंट, कि भाई ये भी बातें हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे वेदर कंडीशन. अभी आप बताओ, यहाँ ठंड ज़्यादा है, अभी इस समय कोई कॉटन का सूट पहन के निकले या स्लीवलेस पहन के निकले, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. तो वेदर कंडीशन जो है, इस समय वूलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉटन क्लोथ्स. अगर बारिशें शुरू हो जाएंगी तो फिर अम्ब्रेलास की डिमांड ज़्यादा हो जाएंगी. तो जैसा मौसम वैसे प्रोडक्ट की डिमांड. बिजनेस कंडीशन, जो मैंने आपको बताया, बिजनेस अगर आपका एक्सपैंड कर रहा है तो आप खर्चे भी उस हिसाब से करोगे, और अगर आपके बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं तो खर्चे भी आपके उसी हिसाब से होंगे. स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल यही होता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, पीक, पूरा बिजनेस साइकिल चैप्टर है. वेल्थ, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस. अभी अगर कोई मैरिड है वो व्यक्ति, तो उसके लिए सिंदूर की डिमांड ज़्यादा है, बैंगल्स की डिमांड ज़्यादा है. जो भी आपका वो जो भी प्रोडक्ट है जो मैरिड वुमेन इस्तेमाल करती होंगी, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. सोशियो इकोनॉमिक क्लास, अगर हम बहुत अच्छी रिच क्लास से बिलोंग करते हैं तो ब्रांड्स के लिए ज़्यादा डिमांड है, और अगर हमारी इतनी अच्छा सोसाइटी में स्टेटस नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर शायद हम बेसिक चीज़ें जो हैं वो खरीदेंगे. ग्रुप मेंबरशिप, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, सोशल कस्टम्स. अच्छा, सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं? रीति रिवाज को बोलते हैं, आप लिखना चाहें लिख लीजिए. सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, रीति रिवाज. अगर कोई पंजाबी हैं तो उनके रीति रिवाज शादी में उस प्रकार से होते हैं, और तो चीज़ों की, रिलेटेड चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है. अगर कोई और किसी और आपके रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी और सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके फंक्शंस में अलग चीज़ों की डिमांड होती है, तो हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को जो है वो चेंज करने में जो है एक रोल निभाते हैं. तो ये कुछ हमारे अदर फैक्टर्स थे
जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। समझ में आए सारे पॉइंट्स? फटाफट से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। जी, मार्केट डाउन है। गौरव गुप्ता के वो देखते हो, गौरव गुप्ता ही है। हाँ, चलो सुनेंगे, चले ध्यान यहाँ पे, बस 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 ध्यान यहाँ पे सुने। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो हमारे डिमांड को इम्पैक्ट डालते हैं। ध्यान यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, सुनो। पहला, प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस डिमांड उतनी कम, जितना कम प्राइस डिमांड उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट, रिलेटेड गुड्स, दो तरीके के होते हैं, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डिमांड और प्राइस का जो रिश्ता होता है वो उल्टा होता है, सब्सटीट्यूट में सीधा रिश्ता होता है। फिर हमने इनकम की बात की थी, अभी प्राइस स्टैटिक हो जाएगा। इनकम के बेस पे दो प्रकार के गुड्स, मेजरली नॉर्मल और इन्फीरियर। जितनी इनकम ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा नॉर्मल गुड्स, इनकम कम डिमांड कम इन्फीरियर, इनकम कम डिमांड ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स। उसके बाद हमने क्या कहा था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की थी। यहाँ पे हमने 4 प्रकार के इफेक्ट पढ़े हैं। पहला हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और हमारा प्रेस्टीज गुड्स वाला विबलिन इफेक्ट हमने पढ़ा। पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास है तो मैं भी लूँगा, मेरे पास क्यों नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंडवेगन इफेक्ट में हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें स्टाइलिश दिखना है, हमें फैशनेबल दिखना है, दोनों ही पॉइंट्स में डिमांड बढ़ती है। स्नॉब इफेक्ट आते आते डिमांड कम हो जाती है, हम भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम कॉमन हर्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। लास्ट में हमारे पास प्रेस्टीज गुड्स या लग्जरी गुड्स, जिसमें हम तब खरीदते हैं जब वो ज़्यादा महंगे होते हैं, अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए। इनको हम स्टेटस सीकिंग गुड्स भी बोलते हैं। फिर हमने ये कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पॉइंट किए थे। जैसे पहला पॉइंट हमने कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर के प्राइजेस को लेके, अगर आगे आने वाले समय में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम आज की डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर आने वाले समय में मेरी इनकम बढ़ने वाली है तो आगे आने वाले समय में ही डिमांड को बढ़ाएंगे, अभी के लिए थोड़ी सी हम उसको कंट्रोल कर देंगे। उसके बाद हमने कहा साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा लोग उतनी ही ज़्यादा डिमांड होती है। घर में अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 ही लोग रहते हैं, तो आटा, चीनी, दाल, चावल कम इस्तेमाल होगा। जॉइंट फैमिली है तो डिमांड भी ज़्यादा होती है। वही हमारी पॉपुलेशन का हिसाब है, जिस कंट्री का, जिस रीजन का, जिस एरिया का जितना ज़्यादा साइज़, वहाँ पे डिमांड भी चीज़ों की उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हमने कहा एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिस एरिया में जिस एज के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर उसी से रिलेटेड चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। कंज्यूमर फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, अगर सस्ते दाम पर सस्ते रेट पे हमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए तो हम बोरो करना शुरू कर देंगे, डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। हायर द इंटरेस्ट रेट, लोअर द डिमांड, लोअर द इंटरेस्ट रेट, हायर द डिमांड। ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है? पे करने वाला या मिलने वाला? पे करने वाले इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, गवर्नमेंट चीज़ों को सस्ता या महंगा 2 तरीक़ों से कर सकती है। टैक्सेस लगाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, लोग कम डिमांड करेंगे। सब्सिडी देगी तो रेट सस्ते हो जाएंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की इनकम और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिमांड रिलेटिवली ज़्यादा ही रहती है। क्लियर है जी? ये सारे पॉइंट क्लियर है? चलो जल्दी से रजिस्टर्स निकालो और लिखो, और फिर एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक करेंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ किसी बुक को रेफर मत करना। बोलते तो हैं पर फिर भी बच्चे करते हैं। जितना क्लास में हम करवा रहे हैं उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करना। जो है उतना ही कर लो, बहुत है। वेबलिन इफेक्ट होता है बच्चे, हम जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा हम परचेज करते हैं, अपना स्टेटस, अपना रुतबा दिखाने के लिए सोसाइटी में। डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है हरलीन कि हम किसी चीज़ को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि सामने वाले के पास भी है। प्लीज़ बातें नहीं बच्चे, बातें काहे को होती हैं? लिखेंगे, लिखें पहला पॉइंट, डिमांड मीन्स। अच्छा मैम ये नोट्स रेफ़र कब करने हैं जी? ये नोट्स तब रेफ़र करने हैं जब छुट्टी 1 दिन की होगी। उस समय मैं आपसे ये तो नहीं उम्मीद करती कि आप दोनों बुक्स पढ़ो 300 साढ़े 300 पेज की। ये नोट्स तब काम आएंगे, सफिशिएंट है।
उससे पहले जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बारी बुक पढ़ोगे। क्लियर है जी? लिखेंगे डिमांड मीन्स डिजायर और विश, desire or wish to buy and consume a commodity or service backed by adequate ability to pay and willingness to pay. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बायर्स कॉन्स्टिट्यूट, बताओ बायर्स डिमांड इन्फ्लुएंस करेंगे या सप्लाई फैक्टर? डिमांड को, यही लिखेंगे हम। बायर्स कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड साइड ऑफ मार्केट। मार्केट की दो साइड, डिमांड और सप्लाई, दो मार्केट फोर्सेस होते हैं ना, डिमांड और सप्लाई। डिमांड इन्फ्लुएंस करेगा बायर, सप्लाई को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? सेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। हमारे लिए सब एक ही हैं ये। डिमांड साइड ऑफ मार्केट, sellers make supply side. The quantity that consumers buy at a given price determines size of market. थर्ड पॉइंट लिखेंगे factors affecting demand are जितने फैक्टर्स आपने पढ़े हैं सिर्फ उनका हम मेजर हेडिंग लिख रहे हैं, लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या ये सब पॉइंट्स पढ़े हैं आपने? जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं बस उन्हीं को हम शॉर्ट में हेडिंग सिर्फ लिख रहे हैं। ये सब आपको कवरेज काम आएगी फाइनल एग्जाम में। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, regarding future prices, size of population, composition, of population, national income level, and its distribution, कितनी इक्विटेबल वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एटसेट्रा, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। एटसेट्रा में वो सभी अदर फैक्टर्स वाले पॉइंट आ जाएंगे, सोसाइटी वाले, कस्टम्स, कन्वेंशंस, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, वो सारी चीज़ें। बस ये 3 लिखें और उसके बाद फिर हम आपसे एक नया टॉपिक जो है शेयर करते हैं।
डन। चल अब हम थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। और इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में मैं डेटा से ग्राफ नहीं बनवाती, ग्राफ बनाते हैं पहले, डेटा को बाद में समझते हैं। मुझे नहीं पता आप 11th-12th में कैसे करते हुए आए हैं, पर यहाँ पे अब से लेके एंड तक थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब ग्राफ को देंगे। हर एक चीज़ का ग्राफ है, ग्राफ समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी तो बहुत बेसिक सी बातें होंगी ग्राफ की, आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी प्रोडक्शन और कॉस्ट में सबसे ज़्यादा पंगा आता है। तो हम एक चीज़ जो आपको पहले ही बता रहे हैं, ग्राफ हम पहले बनाते हैं फिर हम थ्योरी पढ़ते हैं। अभी तक जो मुझे पता है वो आप लोग पहले डेटा बना देखते हो, उससे ग्राफ प्लॉट करते हो, फिर आप उसकी थ्योरी समझते हो। नहीं, हम थ्योरी पहले समझते हैं, ग्राफ पहले बनाते हैं और फिर जो है उसको थ्योरेटिकली हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सुनेंगे ध्यान से, आप मुझे बताना क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ। कौन सी बात? मैंने कहा प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना और प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो कुछ इस प्रकार से है। जब प्राइस 5 है, 10 क्वांटिटी 10 यूनिट्स हम लेते हैं। प्राइस अगर कम हुआ तो बोलो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए या कम? 10 से ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो 15 ले लिया। मैंने कहा प्राइस और कम हो गया, अब डिमांड कम या ज़्यादा? ज़्यादा। प्राइस और कम हो गया, मैंने इतना ले लिया। प्राइस और कम हुआ तो मैंने ये यूनिट्स जो हैं ले लिए। लॉ ऑफ डिमांड जो अभी तक पढ़कर आए हैं कि प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा हिसाब पढ़ के आए हैं। क्या ये फॉलो कर रहा है हमारा डेटा? कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और, हमेशा 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 क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर ही लेना है। ये आईसीआई ने एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला है अपनी बुक में कि सब एट पार रहें, उल्टा सीधा ना हिसाब किताब करें। हमेशा किसी भी चीज़ की क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर आएगी और दूसरा फैक्टर वाई एक्सिस पर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये सेट नॉर्म है, हमने नहीं सेट किया, आईसीआई ये बोलकर चलता है। ठीक है जी, ताकि हम सबका जो आंसर है वो एक सिमिलर लाइंस पर रहे। तो क्या आप मानते हो कि ये जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा डिमांड कर्व भाई, जितना ज़्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड, जितना कम प्राइस उतनी ज़्यादा डिमांड। रिश्ता तो उल्टा था। तो जब उल्टा है, आप प्लॉट करना चाहें, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं 10, 20, 30, 40, यहाँ पे प्राइस लेटर सपोज 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी प्रकार से ही तो बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है मेरे लाल, ये जो मैंने टेबल बनाया है ना, टेबल, ये वाला टेबल, ये टेबल, इसको हम बोलते हैं क्या? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आएगा एग्जाम में। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस along with its corresponding demand in units is termed as demand curve, demand schedule, market demand, individual demand. Tabular representation को हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल, स्केड्यूल जो है हम बोलकर चलेंगे। उस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो डिमांड कर्व कहलाएगा। ये वाली टेबल को मैंने प्लॉट किया एक ग्राफ के रूप में और रिजल्टेंट फिगर कह लो, उसको मैं क्या कहूंगी? ये है डिमांड कर्व। जल्दी से बताना। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। आगे देखो मेरे लाल, क्या आप मानते हो प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता उल्टा होता है? यानी कि प्राइस बढ़ा, ये कम तो ये ज्यादा। और इसी चीज को
जब मैंने ऐसे प्लॉट किया, डिमांड कर्व जब मैंने अपना बनाया, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। नाम बेशक कर्व है उसका, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कोई और रीज़न नहीं है, हम लीनियर डिमांड कर्व लेकर चलते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लेकर चलते हैं। अब क्योंकि रिश्ता उल्टा है, इसको हम कहते हैं या इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जिन्होंने तो पढ़ा है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पता, हमने बेसिक से सब कुछ समझना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, उल्टी जो है वो रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा था, उल्टे रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा था। जितना प्राइस गिरता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर उल्टा समझना चाहो, जितना प्राइस बढ़ता रहेगा उतनी डिमांड कम होती रहेगी। किन्हीं भी दो फैक्टर्स में उल्टा रिश्ता होगा अगर, तो उससे बनने वाला जो भी ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, वो नेगेटिव रिश्ता ही दिखाएगा। क्लियर है जी? पक्की बात, 100%? कहीं कोई डाउट? तो जल्दी से बोलो, डिमांड कर्व की शेप कैसी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या डिनोट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर यहाँ पे टी है तो ये भी टी का ही प्राइस है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है जी? ठीक है, आइएगा जरा बुक पर। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? कौन सी बात? टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज, जो हमने प्राइस और क्वांटिटी बनाई थी, ये रहे क्वांटिटीज यहां पर थे, ऑफ अ गुड दैट बायर्स वुड चूज टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। टैब्युलर रिप्रेजेंटेशन को क्या आप भी डिमांड शेड्यूल कहते हो? हम भी वही कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। क्या डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था? था या नहीं था? बिल्कुल था, वही लाइन यहाँ पे लिखी है। क्या मैंने भी आपको यही कहा कि वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस दिखाना मेरे लाल? क्या मैंने भी आपको यही कहा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा मेरे बच्चे क्वांटिटी दिखाएंगे गुड्स की? क्या वही लिखा है? वही लिखा है। क्या मैंने भी आपसे यही कहा कि जो मेरा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? कहा या नहीं कहा? कहा। अच्छा जल्दी से बताओ, आगे पता नहीं क्या लिखा है, आप मुझे बताओ। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है, इज इट मूविंग टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट की तरफ जाता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या हुआ जी? आप मुझे बताएंगे। क्या डिमांड और प्राइस का रिश्ता उल्टा है, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? बिल्कुल इसी वजह से होता है। क्या मैंने भी आपसे ये बात कही थी? ओनली फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस के लिए हम एक लीनियर डिमांड कर्व यानी कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लेकर चलते हैं। क्या सभी वही बातें लिखी हैं? बिल्कुल वही लिखा है। घर जाना प्लेन रीडिंग देना, बड़ा मस्त समझ में आएगा अगर क्लास में फोकस आपका था तो। आप इकोनॉमिक्स का फीडबैक लीजिए, बच्चे कह रहे हैं अगर हम आपका क्लास में सुना है ना बच्चे ने, आ जाते हैं नंबर। आपको ज़्यादा हम आपसे मेहनत की ना मैं उम्मीद कर रही हूँ, ना ही आपको करनी है। बहुत ईजिली आप पढ़ें, टेंशन नहीं लेनी है, पर जितना पढ़ें, जितनी देर पढ़ें, वो फोकस के साथ पढ़ें। उस समय फ़ोन साइड में, उस समय जानू ने खाना खाया, बेबी ने खाना खाया, वो सब थोड़ा साइड में रखेंगे। पूरा दिन बात नहीं हुई, इट्स ओके। वो चीज़ को जब पढ़ना है ना तो उसको साइड में रखना है, ठीक है जी? बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया वो कल भी पूछ सकते हो आप, मॉर्निंग में पूछ लेना। चलें जी, आइएगा। सुनो, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपके सामने लिखी थी और ये वही कर्व है जो मैंने आपके लिए बनाया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक स्ट्रेट लाइन लेकर चलते हैं, ठीक है जी? अच्छा मेरे लाल, ये तो बात होती है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है? आपकी डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस।
अब अगर मैं सबकी कह दूं, मैंने कहा 10 रुपए का प्राइस चल रहा है, आपने कहा मेरे 2 यूनिट्स, उन्होंने कहा मेरे 4, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं खरीदूंगा, उन्होंने कहा मेरे इतने इतने, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी। वही लिखा हुआ है कि हम मान के चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 2 लोग हैं, 2 हाउस होल्ड हैं, ए और बी। ए ने इतना डिमांड किया इन प्राइजेस पर, बी ने इतना डिमांड किया इन प्राइजेस पे, दोनों को ऐड कर दिया, मार्केट डिमांड आ गई। अब जब प्राइस और ये वाला फैक्टर दिखाओगे, ये वाली फिगर्स दिखाओगे, तो वो सिर्फ डिमांड ना कहलाकर मार्केट डिमांड कहला देते हैं, उसको कह देते हैं। लेकिन हम बार बार, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, नहीं, हम मान के चल रहे हैं हम टोटल डिमांड की ही बात कर रहे हैं। हम टोटल डिमांड की बात जो है वो करते हैं। ये ए का, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दोनों को ऐड करके जो बनाई फिगर, वो मेरी मार्केट डिमांड कर्व आ जाता है। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। आज आपका एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है आप चेक करके आओगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व फ्लैटर होता है या मार्केट डिमांड फ्लैटर होता है? अभी ये फ्लैटर क्या होता है, स्टीपर क्या होता है, कल की क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए अगर कर पाओ वेल एंड गुड, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं आपको बताने के लिए। ठीक है जी? अब ध्यान दीजिएगा बच्चे प्लीज यहां पर। अब ना क्या होगा, हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, बहुत सारे पढ़े हैं, मेजर हमने 10-11 फैक्टर्स पढ़े हैं। मैं क्या करूंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगी। कौन से 2 हिस्से? प्राइस फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर। समझ रहे हैं? 2, प्राइस और नॉन प्राइस। इसमें कौन सा आएगा? सिर्फ 0.1। इसमें कौन सा आएगा? ऑल एक्सेप्ट 0.1। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब जो हरकत मैं कर रही हूं आपको नहीं करनी है। मैं क्या कर रही हूं, ये मेरे थे डिमांड के फैक्टर्स, मैंने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। पहला प्राइस फैक्टर। जब मैं प्राइस फैक्टर बोलूंगी ना मेरे लाल, इनका कोई काम नहीं है, काटना मत आप लोग, इनका कोई काम नहीं है। जितने फैक्टर्स पढ़े इनका कोई काम नहीं है। अगर मेरे मुंह से निकल गया मेरे लाल प्राइस फैक्टर, अगर मैंने कहा नॉन प्राइस फैक्टर, अगर मैंने कहा नॉन प्राइस फैक्टर, तो मेरे बच्चे इसका कोई काम नहीं है। किसका? इसका कोई काम नहीं है। अब इनमें से बाकी फैक्टर्स में से किसी ना किसी की बात हो रही होगी। वो कौन सा फैक्टर होगा सवाल बताएगा, मैं बताऊंगी। समझ में आई ये बात? यहां तक क्लियर है कि मेरे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। कौन सा? प्राइस और नॉन प्राइस। प्राइस फैक्टर में 0.1, नॉन प्राइस में 0.2, एक्सेप्ट 1 सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब ना ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। जब मैं मेरे बच्चे प्राइस फैक्टर की बात कर रही हूं, यानी कि डिमांड पर जो असर है वो प्राइस की वजह से होगा ना, और तो कोई नहीं होगा। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि कर्व ऐसा ही बनेगा ना इस केस में। अभी तक सीख के आए तो है, कुछ नया थोड़ी ना बता रही हूँ, यही तो करेंगे। चलो यही करेंगे। अब प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिगर्स लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ हमारा जनरल सिनेरियो। ये मेरा डिमांड कर्व यूजुअली जो है वो इसी शेप का होता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी क्वांटिटी ओरिजिनल वाली। ओपी प्राइस पे मैं OQ जो है डिमांड करती हूँ। ठीक है, चलो ले लेते हैं फिगर कि प्राइस जब 10 था, मैं जो है 50 यूनिट्स डिमांड करती हूँ। प्राइस कम होके ना जब 50 हुआ, मैंने लेट अस सपोज 80 यूनिट्स बाई करने शुरू कर दिए। सही काम चल रहा है, सही काम चल रहा है। इसका मतलब ना, आप मुझे बताना क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि अगर अब प्राइस कम हो गया है, अगर प्राइस कम हो गया है
तो डिमांड कुछ तो बढ़ेगी ना। मतलब अब जो ये डी है, जो आपका कर्व है डी, क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा? क्या कोई चेंज आएगा? मतलब क्या वो डी जिस जगह पे अभी है वो हिलेगा? हिलेगा या नहीं हिलेगा? सिंपल सा, ये आ गया अब मेरा प्राइस, ये आ गई मेरी नई वाली डिमांड। डिमांड कर्व तो वहीं खड़ा है ना, डिमांड कर्व में कहाँ जाना है, वो तो वहीं रहेगा। पॉइंट उसका जो है अब वो हिल जाएगा। पहले हम इसकी बात करते थे, अब इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आई ये बात? इतना समझ में आया? समझ में आया। अच्छा, क्या आप मेरी इस बात से भी सहमत हो कि ये जो पॉइंट है ऊपर से नीचे आ गया है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि डिमांड बढ़ गई है? क्या आप इस बात से सहमत हो डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि प्राइस कम हुआ है? इस चीज को क्या मैं कह सकती हूँ, पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया है? आ गया है अगर, तो क्या मैं कह दूं डाउनवर्ड मूव कर गया है ये? और डाउनवर्ड मूवमेंट जब हुई है इस पॉइंट में, इस कर्व में, तो उसने मेरी डिमांड को बढ़ाया है। क्या मैं इसको कह दूं एक्सपेंशन हुआ है डिमांड में? कह दिया, कॉन्सेप्ट खत्म। अब दोबारा देखेंगे। अभी तो प्राइस को हमने कम किया, प्राइस को बढ़ाते हैं। पहले था 10 पर खरीद रहे थे 50 यूनिट्स, प्राइस बढ़ा हो गया 15, तो डिमांड कम होनी चाहिए ना कायदे से, 30 हो गई। ठीक है जी। अब अगर प्राइस बढ़ गया है तो ये तो डिमांड को कम कर देगा ना। प्राइस बढ़ा 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 बढ़ा, इसने इतनी डिमांड पर लेके आ गया। Q1 लिख देते हैं इसको, Q2, P1, P2। ठीक है जी। क्या आप मानते हो ये वाला जो पॉइंट था ये ऊपर खिसक गया? क्या ये अपवर्ड मूवमेंट हो गई है? क्या ये अपवर्ड मूवमेंट जब हुई है इसने डिमांड को कम किया है? क्या ये डिमांड जब कम हुई है तो प्राइस बढ़ने की वजह से हुई है? इसको मैं बोलूंगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और बेहतर अक्षर होता है क्या, मैं अब इरेज कर रही हूं, पहले नहीं बताया, अब ध्यान देंगे। इस डिमांड के आगे क्वांटिटी डिमांडेड, अभी बताती हूँ इसमें फर्क क्या है। यहां पर भी एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आई मेरी बात? दोबारा से सुना, ध्यान से सुना, ये टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे तभी क्लास को ऑफ करेंगे, बीच में रह जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सुनना ध्यान से। जब मैं प्राइस फैक्टर की बात कर रही हूं, जब मैं प्राइस फैक्टर की बात कर रही हूं, हम कल से लेके अब तक एक बात समझते आए हैं, प्राइस जितना ज्यादा डिमांड उतनी कम, प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज्यादा। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी जो मैं डिमांड कर रही थी, उस हिसाब से मेरा डिमांड कर्व की शेप ये है। मानते हो? जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मेरे लाल, ये प्राइस बढ़ गया, ये प्राइस बढ़ गया। डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? तो हो तो गई कम। ये पॉइंट ऊपर चला गया, क्या बोलोगे? अपवर्ड मूवमेंट। इसने क्या किया? डिमांड को कम किया। तो जब जब अपवर्ड मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में, तब तब डिमांड कम हो जाएगी। बोलेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे सुनो। जब प्राइस कम होगा, क्या आप मानते हो डिमांड बढ़नी चाहिए? क्या ये ओरिजिनल पॉइंट नीचे खिसक गया? क्या इसको डाउनवर्ड मूवमेंट कह दूं? क्या इसने डिमांड को बढ़ाया? क्योंकि प्राइस कम हुआ, हेंस एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा डिमांड बढ़ेगी, जब जब अपवर्ड मूवमेंट होगा डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आई ये बात? अपवर्ड मूवमेंट क्या दिखा रहा है? प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, ये अपवर्ड मूवमेंट यानी कि प्राइस बढ़ा है, प्राइस ने अपवर्ड मूव किया है।
डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब प्राइस में कमी हुई है, जिसने डिमांड को एक्सपैंड करवा दिया है। समझ में आती है इतनी बात? समझ में आती है? जल्दी से आओ बुक पर। एक एक अक्षर आपको अब समझ में आएगा। घर जाके प्लीज एक रीडिंग जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। सुनेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा, जब प्राइस कम होगा। डिमांड कब कब कॉन्ट्रैक्ट होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। क्या पहला पॉइंट ऐसा ही है? ऐसा ही है। दूसरी बात बताओ मुझे, जब जब प्राइस कम कम होगा, मूवमेंट डाउनवर्ड बोलोगे या अपवर्ड बोलोगे? डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। जब जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मूवमेंट कैसा? मूवमेंट कैसा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट कैसी होगी ये प्राइस बताएगा। आगे देखो मेरे लाल, क्या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मैंने आपको ये बोला कि प्राइस में चेंजेस की वजह से ही होगा? इट हैपन्स ओनली ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस। पर जब डिमांड एक्सपैंड होगी तो प्राइस कैसा रहेगा? कम हो जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी डिमांड तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट की है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं? पॉइंट 2 से लेके जितने भी फैक्टर्स थे। बोलो मेरे लाल, समझ में आई ये बात? पूरा टॉपिक क्लियर है अच्छे से? अब जरा ये वाला डायग्राम देखो, ये था ओरिजिनल पॉइंट। ऊपर जाओगे, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन? जरा चेक करते हैं, क्या हमने भी कॉन्ट्रैक्शन लिखा था ऊपर के समय? नीचे आ गए, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपैंड ही तो कर रही है डिमांड इस केस में। और एक्सपैंड क्यों कर रही थी? क्योंकि प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था। लिखो अब यहां पर, बुक में ही लिखो इस चीज को, बुक में लिखो। क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन के समय पर लिखो इसको अपवर्ड मूवमेंट, यहां लिखो डाउनवर्ड मूवमेंट। प्लीज क्लासेस स्किप ना करें, मत स्किप करना। अब मैं हर बार नहीं बोलूंगी एक्सपेंशन हो रहा है तो बोलो प्राइस की वजह से, नॉन प्राइस की वजह से। ये चीज़ें सप्लाई में भी चलेंगी, उसके बाद वाले चैप्टर में भी चलेंगी। प्लीज़ लेक्चर्स मिस मत करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है आपसे, अगली क्लास से पहले पुरानी देख कर आना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ना मेरे लाल एक चीज़ समझते हैं। एक फैक्टर तो मैंने खत्म किया, कौन सा वाला? ये वाला प्राइस फैक्टर। अभी इसको पकड़ना है ना, इसको पकड़ना है। यानी कि अब जो मैं पहले प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता तय करती थी, अब प्राइस तो खत्म ही हो गया। अब कोई भी और फैक्टर, कोई भी फैक्टर जो आपका मन करे, हम इनकम ले लेते हैं। आपका मन करे आप कोई और ले लेना, घर में ट्राई करना, यहां कहोगे मैं यहां पे भी करवा दूंगी। मैंने कहा इनकम का असर डिमांड पर। अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे बच्चे यहां पे तो प्राइस ही दिखाना है ना, क्योंकि डिमांड कर्व तो प्राइस और डिमांड का ही रिश्ता दिखाता है, और हमें तो डिमांड कर्व ही बनाना है, हमें कोई और कर्व तो बनाना नहीं। डिमांड कर्व बनाने को बोला है तो डिमांड और प्राइस ही दिखाना है, तो प्राइस यहाँ दिखेगा, डिमांड यहाँ दिखेगी, क्वांटिटी यहाँ दिखेगी। डिमांड कर्व यूं ही होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ पी ओ क्यू। पर अब जो असर है ना डिमांड पे, वो प्राइस का नहीं दिखाना है, वो तो नॉन प्राइस का दिखाना है। मैं इनकम दिखा रही हूं। जब मेरी इनकम 100 रुपए थी, जब मेरी इनकम 10 रुपए थी, लेट अस सपोज मैं 20 यूनिट्स ले रही थी। जब मेरी इनकम 10 रुपए थी, मैं 20 यूनिट्स ले रही थी, इनकम बढ़ के मैंने कहा 30 रुपए हो गई। बोलो डिमांड कम या ज्यादा? ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा दिखा दो। ज्यादा कितनी ज्यादा? 50 दिखा देते हैं, ठीक है जी, 50 दिखा दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, ये है डिमांड कर्व, वाई एक्सिस प्राइस ले रहा है,
टेबल मुझे इनकम दे रहा है, करें तो करें क्या? इनकम दिखा नहीं सकते, एक्सेस तो 2 ही है। अब क्या होगा, क्या आप मानते हो डिमांड बढ़ तो रही है पर प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही, डिमांड किसी और फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, इसीलिए हमने कहा नॉन प्राइस फैक्टर। उस नॉन प्राइस में कोई भी फैक्टर हो सकता है, यानी कि अब डिमांड कर्व अपनी जगह से खिसक जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे की मूवमेंट दिखाएंगे वो तो प्राइस की वजह से होती है, और प्राइस हमें दिखाना नहीं है, यहाँ पे हमें तो इनकम दिखानी है, तो अब डिमांड को तो हिलाना पड़ेगा ना, कर्व को तो हिलाना पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड मेरी ना बड़ी तो है, पर मेरे लाल प्राइस तो वही है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, कोई और ही फैक्टर था जिसने मेरी डिमांड को बढ़ाया। वो इनकम हो सकता है, वो हो सकता है पहले मोमोज पसंद नहीं थे, अब फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, कुछ भी वो फैक्टर हो सकता है। हो सकता है पहले टैक्सेस इंपोज किए हुए थे सरकार ने, अब उसने सब्सिडी दे दी तो डिमांड बढ़ गई, पर प्राइस तो फैक्टर नहीं है ना, इन एनी केस नॉन प्राइस फैक्टर है। तो ये डिमांड कर्व डी डी हिल के डी डैश पर चला गया, प्राइस लाइन वहीं की वहीं टिकी हुई है। अब अगर मेरी इनकम 10 थी, 20 यूनिट में लेती थी, इनकम कम होके 5 हो गई, तो ये भी तो यूनिट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इनकम तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही ज़्यादा खरीद के देना। यानी कि मेरी जो डिमांड कम हुई है वो मेरे लाल प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी ना हुई है, उसका तो कारण कोई और ही बना है, यानी कि डिमांड कर्व मेरा लेफ्ट में खिसक गया है, D2 समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो ना, प्राइस लाइन तो अभी भी वहीं की वहीं टिकी हुई है, प्राइस ने थोड़ी ना चेंज किया, प्राइस तो कह रही है तुम जब मुझे दिखा ही नहीं रहे हो तो मैं क्यों चेंज हूं, आप तो कोई और फैक्टर दिखा रहे हो मेरे अलावा, मैं नहीं बदलती, तो वो नहीं बदली। समझ में आया? अब थोड़ा हौश पौश को खत्म करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या ऐसे ही बनता है? क्या ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है? ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। मेरी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि प्राइस कम हुआ है, प्राइस को तो दिखाना भी नहीं है, चलो हटो। तो यहां पे डिमांड मेरी बढ़ी है, क्यों? क्योंकि कोई और फैक्टर बीच में काम कर गया। बोलो मेरे लाल, क्या डिमांड कर्व में मूवमेंट हुई है? नहीं हुई है, शिफ्ट कर गया है डिमांड कर्व। अब मैं इसको बोलूंगी, अच्छा शिफ्ट कहां किया, राइट में या लेफ्ट में? इसी को बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। और ये राइटवर्ड शिफ्ट अगर हुआ है तो डिमांड कम हुई है या ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है। अब बोलूंगी इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। जहां जहां अक्षर क्वांटिटी डिमांडेड आएगा वहां वहां समझ जाना डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आया है। जहां जहां अक्षर सिर्फ डिमांड आएगा वहां समझ जाना प्राइस ने नहीं हिलना है, कोई और ही फैक्टर बना है। पर इंटरचेंजेबली दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिस्टिंक्शन सिर्फ तभी होगा जब उससे रिलेटेड सवाल होगा, उसके अलावा पूरी बुक में आप कहीं पे भी कुछ भी अक्षर देख सकते हो, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी। यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसे अक्षर कब इस्तेमाल होंगे? जब प्राइस की वजह से चेंज आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज जैसे अक्षर कब इस्तेमाल होंगे? जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज आएगा। और अब अगर इस डिमांड ने, कर्व ने लेफ्ट में शिफ्ट कर गया तो बोलो जी शिफ्ट हुआ है या मूवमेंट हुई है? कैसी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। क्या दिखाएगा? डिमांड कम या ज्यादा? डिक्रीज इन डिमांड दिखाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। अब अगर सवाल ने अक्षर मूवमेंट इस्तेमाल किया है, समझ जाओ प्राइस की वजह से हुआ होगा। सवाल ने अगर शिफ्ट अक्षर इस्तेमाल किया है, समझ जाओ प्राइस का कोई रोल नहीं है, कोई और ही फैक्टर बीच में आ टपका है। कौन सा फैक्टर है सवाल बताएगा, अपने को नहीं पंगे में पड़ना है। जल्दी से ये लास्ट वाला टेबल हम पढ़ते हैं और फिर क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। देखिएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इसीलिए यहां पे मेरे बच्चे अक्षर मूवमेंट लिखा गया था और यहां पर अक्षर आप चेक करो शिफ्ट लिखा गया है। यानी कि ये काम नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से हो रहा है।
देखो जी, राइटवर्ड शिफ्ट कब कब होगा? जब इनकम या तो बढ़ जाए तो ज़्यादा डिमांड करोगे, ठीक है जी, या सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए, टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो जाए, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी गाड़ी की डिमांड इसलिए थोड़ी ना बढ़ी है क्योंकि गाड़ी का प्राइस कम हुआ है, प्राइस तो किसी और का कम या ज़्यादा हुआ था, नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है जी। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पहले पसंद नहीं था अब पसंद आ गया तो डिमांड इसलिए थोड़ी ना बढ़ी है क्योंकि वो सस्ता हो गया, बाय वन गेट वन में ऑफर में चल रहा है ना, अब मुझे वो चीज़ पसंद आने लगी है, नॉन प्राइस फैक्टर। तो कोई भी नॉन प्राइस फैक्टर जो मेरी डिमांड को बढ़ाने का कारण बनेगा उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर अदर देन प्राइस जो मेरी डिमांड को कम करेगा, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बोलो जी, ये कैसा शिफ्ट है, राइट या लेफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट लिखेंगे बुक में। ये कैसा शिफ्ट है? ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लिखेंगे बुक में। इसको क्या बोलोगे, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड। इसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन डिमांड। इतना लिखें। उसके बाद यहां तक पेज नंबर 12 तक की कहानी आप नहीं, 13th पेज पर ये एक क्वेश्चन दिया है, यहां तक आप पढ़ के आएंगे। मेजर पार्ट हमारा जो है कवर हो गया है, जो बेसिक है वो कवर हो गया है हमारी अब तक की क्लास का। कल वाली क्लास एक लेवल और अप करेंगे और ये चीज़ आप खुद महसूस करोगे, जितनी ज़्यादा क्लासेस हो रही है ना हमेशा एक लेवल अप भी रहेगी। कोई क्लास आपको ऐसी नहीं लगेगी कल तो आसान पड़ा था आज और आसान पड़ा है ना, धीरे 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 लेवल हम बढ़ा देंगे। प्लीज़ लेक्चर्स मिस ना करें, आपके लिए कह रहे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना साथ में करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ जो आप घर से प्रैक्टिस करके आएंगे और हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज करने थे बट टाइम नहीं बचा अब, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखो, घर पे ट्राई करना, क्लास में हम फिर करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 34, नहीं ज़्यादा नहीं है, 42, 44, 45, 46, 7, 48, 53, 54। ये क्वेश्चन नंबर है। ये वही क्वेश्चन है जितना आज तक आपने पढ़ा है। ट्राई कीजिएगा घर पे, कल की क्लास की शुरुआत ही इन सवालों से हम करेंगे। पहले यहाँ तक का पोर्शन दिमाग में अच्छे से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठाएंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन मेरे लाल कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें। आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस की वजह से चेंज आएगा क्वांटिटी में, और सिर्फ डिमांड जब नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा डिमांड में।